हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सॉल्यूशन के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। किसी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये सॉल्यूशन चैप्टर का। ये पोर्शन आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर करता है। इस पे जो आपके विलय के अणुभार की गणना, उसके मोललता की गणना इत्यादि पर न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत केयरफुली हम समझेंगे अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। जैसे आपने विलयन पढ़ चुका, तो विलयन में इसका दो पोर्शन होता है। एक विलयन में एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। विलेय पदार्थ को जब विलायक में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो विलयन होता है। तो विलयनों के वे गुणधर्म, किसी भी विलयन का वह गुणधर्म जो उस विलयन में घुलित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। विलेय के अणुओं की संख्या पे निर्भर करे, उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। किसी भी विलयन में जो विलेय के अणु होते हैं, इनके ऊपर जो विलयन के गुणधर्म निर्भर होते हैं, उन गुणों को अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। ये मुख्यतः चार होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म विलयनों के वे गुण जो विलायक में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयनों के वे गुण जो विलायक में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर रहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म आप समझ रहे क्या होता है कि जो किसी विलायक में जो विलेय पदार्थ होगा, उस विलेय की मात्रा कितनी है, उसके अणु कितने घुले हुए हैं, उन पर निर्भर करे, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा। बहुविकल्पी में ऐसे बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप प्रकृति पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं। क्या घुला है इससे मतलब नहीं है, कितने अणु घुले हैं इससे मतलब है। तो अणुओं की केवल संख्या पर निर्भर करें, तो ऐसे गुणधर्म को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जैसे पहला आपका वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा है हिमांक में अवनमन। तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन। और चौथा है परासरण दाब। ये चार गुणधर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको बहुत अच्छे से एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे
और आप इनको अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करके पूछिए। वाष्प दाब में औनमन, हिमांक में औनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब, ये चार ऐसे गुणधर्म हैं किसी भी विलयन के जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसीलिए इन चारों को अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं चार। अब वाष्प दाब में औनमन क्या होता है, एक एक करके हम इनको डिटेल में जानेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा सबसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। वाष्प दाब में औनमन ये क्या होता है? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब क्या होता है ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अगर हम विलेय पदार्थ की मात्रा और बढ़ा दें, मतलब अणुओं की संख्या और बढ़ा दें, तो वाष्प दाब और कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम विलेय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वाष्प दाब कम होता जाएगा। तो वाष्प दाब में हुई इस कमी को वाष्प दाब में औनमन, औनमन मीन्स कमी, वाष्प दाब में औनमन कहते हैं। डेफिनेशन क्या हुई वाष्प दाब में औनमन की? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में हुई इस कमी को वाष्प दाब में औनमन कहते हैं। नेक्स्ट है हिमांक में औनमन। हिमांक में औनमन ये क्या होता है? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके हिमांक में भी कमी आ जाती है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में औनमन कहते हैं। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में औनमन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और चौथा है परासरण दाब। परासरण दाब, यहाँ पर हम इसकी डिफिनेशन आपको नहीं बता रहे हैं, आगे जब परासरण दाब एक अलग टॉपिक है, एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ हम इसको बहुत डिटेल में, इसके लिए थोड़ा सा हमको विसरण और ग्राम के विसरण नियम इन सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा। तो इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब हम एक एक करके इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब में औनमन। वाष्प दाब में औनमन, वाष्प दाब में सापेक्ष औनमन। ये क्या होगा? जैसा कि बताया आपको वाष्प दाब में औनमन क्या होता है कि जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में हुई इस कमी को वाष्प दाब में औनमन कहते हैं। सापेक्ष औनमन क्या होता है? चलिए इसके लिए माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर P0। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? P0। विलेय
मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब P है। तो इसलिए वाष्प दाब में अवनमन, ये अवनमन कितना होगा, कमी कितनी हुई, पहले कितना था P0 था, बाद में कितना हो गया P, तो कमी क्या हो जाएगी P0 माइनस P3। और जब हम इसको इस विलयन के सापेक्ष ज्ञात कर, विलायक के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, तो उसी को वाष्प दाब में सापेक्ष होने कहते हैं। इसलिए वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन बराबर ये हो जाएगा P0 माइनस P, और ये टोटल विलायक के दाब पर निकाला जाता है, तो ये अपॉन P0। तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन जो आएगा वो हो जाएगा P0 माइनस P अपॉन P0। अब इस फैक्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसके बारे में हमने आपको बताया था राउल्ट के नियम में। राउल्ट के नियम में अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि ये कहता है कि उसके मूल प्रभाज के बराबर होता है। अतः राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, जिसको काई आई या काई विलय करके आपको बताया गया था, काई विलय। अब यहां से हमको मिला P0 माइनस P अपॉन P0 और विलय का मूल प्रभाज, यदि किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या n हो, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो, तो विलय का मूल प्रभाज n अपॉन n प्लस n होगा। ये आप पढ़ चुके हैं मूल प्रभाज कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ये विलय का मूल प्रभाज n अपॉन n प्लस कैपिटल। ये व्यंजन आपको इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इसको बहुत केयरफुली समझ लीजिए। यानी कि जो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन होता है वह विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमने राउल्ट के नियम से किया है, राउल्ट का नियम हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब विलय के अनुभाग की गणना आती है। यहाँ पर विलय के अनुभाग की गणना करिए या अनुभाग पे न्यूमेरिकल आते हैं। विलय के अनुभाग की गणना इस व्यंजन की सहायता से हम विलय के अनुभाग की गणना कैसे करेंगे। ये अगर ये आपका n क्या है, n है आपका विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। ये विलायक के मोलों की संख्या है। विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या बेसिक कंसेप्ट में फर्स्ट ईयर के कुछ वीडियो भी पढ़ रहे हैं, उसमें मोलर कंसेप्ट में भी हमने बताया था। इस सॉल्यूशन वाले टॉपिक्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मोलों की संख्या याद करने के लिए विलय की ग्राम्य मात्रा बटे विलय का अनुभाग। तो अगर विलय की
ग्राम में मात्रा W स्मॉल w और उसका अनुभार स्मॉल m हो तो n इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। यहाँ विलायक का द्रव्यमान ग्राम में अगर कैपिटल W हो और इसका अनुभार कैपिटल M हो तो विलायक के मोलों की संख्या इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे, इसलिए समीकरण एक से क्या हो जाएगा P0 माइनस P अपॉन P0 वास्तव में सापेक्ष अवमंदन, इसको लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल w स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। और यहाँ पे जो स्मॉल m है यही विलेय का अनुभार है। तो इस तरह से आप इस व्यंजक में दी गई चीज़ों के मान रख करके विलेय के अनुभार स्मॉल m की गणना कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आता है, बुक में भी आपके न्यूमेरिकल सब दिए हुए हैं, इसको केयरफुली पढ़िए, इसको बढ़िया से नोट्स में उतारिए और उसके बाद इसके सवाल लगाने का प्रयास करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको कॉल करके पूछिए, कमेंट करके पूछिए, या जो इनके पास हमारा पर्सनल नंबर हो उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ये हुआ आपका। अब अगर विलयन तंग विलयन है तो हम क्या करेंगे, विलायक का अनुभार कैसे निकालेंगे। तंग विलयन के लिए विलेय के अनुभार की गणना कैसे करेंगे। तंग विलयनों के लिए तंग विलयन क्या होता है। तंग और सांद दो शब्द होते हैं जिनको पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं लेकिन उनका मतलब समझ में नहीं आता है कि तंग क्या है और सांद्र क्या है, डाइल्यूट क्या है और कंसंट्रेट क्या है। तंग विलयन और सांद्र विलयन। तंग विलयन वह विलयन होता है जब विलायक की मात्रा अधिक हो और विलेय की मात्रा उसमें बहुत कम हो। विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में हो, विलायक अधिक मात्रा में हो, तो जो विलयन बनता है वो तंग विलयन बनता है। सांद्र विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है। इनकी स्थितियों के सापेक्ष आप इस तरह से करते हैं, जैसे अम्लों के विलयन बनाते हैं, लिखा जाता है HCl का तन विलयन है। तो तन विलयन का मतलब अम्ल जो है, जो अम्ल का विलयन है उसमें जल की मात्रा अधिक है, अम्ल की मात्रा कम है। जल मिलाकर तन किया जाता है तो जल की मात्रा अधिक है, अम्ल की मात्रा कम है। सांद्र है, दिया गया कंसंट्रेट H2SO4, इसका मतलब उसमें H2SO4 की मात्रा अधिक है, जल की मात्रा कम है। विलायक माध्यम कम संख्या में उपस्थित हो तो विलयन सांद्र होता है, जबकि विलेय अगर अधिक संख्या में उपस्थित है तो विलयन तंग होता है। अब तंग विलयनों के लिए हम क्या करेंगे, तो तंग विलयन वह होता है जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, विलायक अधिक मात्रा में हो। तो तंग विलयन के लिए हम लिखेंगे ये जो आपका n है ये वेरी वेरी लेस देन होता है कैपिटल। तंग तब होगा जब विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से बहुत ही कम होगी, तब आपका विलयन तंग होता है। इस स्थिति में जो आपका ये n प्लस कैपिटल N है इसको हम कैपिटल N ही रहने देते हैं कि चूंकि इसकी मात्रा बहुत कम है इसलिए ये लगभग सिमिलर है N।
ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण 1 से P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल, स्मॉल n अपॉन कैपिटल। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन तन विलयन के मूल प्रभाज के बराबर होगा, तन विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल a, विलय की ग्राम्य मात्रा बटे विलय का अनुभार, और इसको लिख सकते हैं कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, विलय की ग्राम्य मात्रा, विलायक माध्यम की ग्राम्य मात्रा बटे उसका अनुभार। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू, ये कैपिटल M ऊपर जाएगा, स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल, ये आपको व्यंजक मिला। अब इस व्यंजक में वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन का मान दिया रहेगा, विलय की ग्राम्य मात्रा, विलायक की ग्राम्य मात्रा, विलायक का अणुभार पता रहेगा किसमें घोला गया है, तो आप विलय के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से भी आप विलय के अणुभार निकाल सकते हैं स्मॉल m, और इस फार्मूले से भी स्मॉल m की गणना कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है ये किसी दिए गए सांद्रता के विलयन के लिए है, और ये जो फार्मूला है ये तन विलयनों के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये तन विलयनों के केस में ऐसा करेंगे जब बहुत अल्प मात्रा कहेगा या कहेगा कि विलयन तनु है, तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर सांद्रता उसकी कुछ दी जाती है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके विलय के अणुभार की गणना करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे कि जब कैसे विलय मिलाया जाता है तो किस तरह हिमांक में कमी आती है, इसका डिस्कशन अगले वीडियो में होगा।